Hello everyone, welcome to VSM Learners. So this is the first class for class 9th 2026-27 बैच और हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आई नो सिलेबस बदल चुका है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नए सिलेबस पे थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे चैप्टर्स पुराने ही हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम टाइम वेस्ट ना करें, हम स्टार्ट कर दें चैप्टर्स को पढ़ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस क्लास का वो है सेल और हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। डोंट वरी, जितने भी पॉइंटर्स सीबीएसई सिलेबस में इंक्लूड थे वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और जब आपकी बुक रिलीज हो जाएगी तब भी मैं आपके साथ, डोंट वरी, मैं शेयर करूंगी ही, तब भी करेंगे। लेकिन अभी लेट्स गेट इनटू दिस। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज लाइफ मेड ऑफ? लाइफ किससे बनी हुई है? और आंसर है बहुत ही सिंपल, सेल। सेल क्या है? सेल बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स है हमारी लाइफ की। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, उसकी बॉडी में आपको एक सेल तो मिलेगी ही मिलेगी। विदाउट सेल कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, इसीलिए वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है। ठीक है, सेल के बारे में कोई भी पूछे आप यही आंसर करेंगे। आपके सामने यहाँ पे जो डायग्राम है वो है एक अनियन सेल का। अगर आप एक अनियन सेल को, जो आपके टीचर्स आपको लैब में करवाएंगे, देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको गौर ये करना है कि आप देख रहे होंगे कि सेल जो है उसकी शेप देखो, एक हनी कॉम्ब के जैसे लग रही है ना? सारे तरफ हेक्सागन पेंटागन्स हैं, तो एक हनी कॉम्ब के जैसा एक आपको सेल का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और उसमें जो आपको ये डॉट देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। क्लियर? ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें दो टाइप्स देखने को मिले थे, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या है कि इसके पास वन सेल होती है, उनकी पूरी बॉडी, उनकी पूरी लाइफ एक ही सेल पे चलती है। ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर होते हैं। इनमें आप एग्जाम्पल देखेंगे, आपकी बुक में होगा। अगर आप लोग के पास वो पुरानी वाली बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं, इनके नाम होंगे। अमोइबा है, क्लैमिडोमोनास है, ये सब यूनिसेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर जैसे कि हम हैं, ह्यूमंस हैं, डॉग है, बहुत सारे आपके चारों तरफ मैमल्स वगैरह सब मल्टी सेल्यूलर हैं। मतलब क्या है? वी हैव मेनी मेनी काइंड्स ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ सेल्स। एक सेल पे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो जो एक सेल पे कर पा रहा है वो यूनिसेल्यूलर है, वरना मल्टी सेल्यूलर कैटेगरी में रखा जाएगा। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है? नहीं, लेकिन ये बेसिक्स है, आपको क्लियर होने चाहिए। प्लस एक मिथ ब्रेक करेंगे कि जो आपके सेल्स होते हैं उनकी शेप सिर्फ सर्कुलर होती है। नो, आपके जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, आप देखेंगे सेल्स की अलग अलग शेप है। स्पर्म की सेल जो होती है वो ऐसा होता है, हमारा एग जो होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन रूट हेयर की सेल कुछ इस तरीके से है। ये नर्व सेल देख रहे हो, ये लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी की, और इसकी शेप देखो। सेल की कोई फिक्स शेप नहीं है। सेल डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। क्लियर है? ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप मिस नहीं कर सकते, लर्न करना है। सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो कि सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहला डिस्कवरी सेल का रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। उन्होंने कहाँ देखा था सेल को? उन्होंने कॉर्क के अंदर सेल को देखा था, और जब इन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उनको ना शेप सिमिलर लगी थी। सिमिलर थी नहीं, ध्यान रखना, सिमिलर टू हनी कॉम्ब। उन्हें लगा कि ये तो छत्ता है मधुमक्खियों का, वैसी शेप है उसकी तो, ठीक है। और उन्होंने फिर उसको नाम क्या दिया था? सेल नाम एकदम से नहीं आया, उन्हें लगा कि टाइनी रूम्स जैसे स्ट्रक्चर है, टाइनी रूम्स। इस तरीके से सेल का धीरे धीरे नाम आया। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है जो भी, जिसका मतलब रूम्स होते हैं, छोटे छोटे रूम्स, इसलिए इन्हें सेल कहा गया। फ्री लिविंग सेल, ये प्लीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने इस बात को बहुत हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन मैं हर बार कहती हूँ अपने स्टूडेंट से कि वो इस बात को याद रखें। लिविंग सेल जिन्होंने पहली बार देखा वो रॉबर्ट हुक नहीं, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉयक थे। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माइक्रोस्कोप में भी रहा है। तो माइक्रोस्कोप के लिए और पहले लिविंग सेल के लिए आप इन्हीं को याद करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस क्या होता है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म का टर्म पिरकिंजे ने दिया था, टर्म दिया था। डिस्कवरी, इन्वेंशन, टर्म्स, इनमें थोड़ा ध्यान रखना।
सेल थ्योरी अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं सेल थ्योरी क्या है, लेकिन वो दी थी स्क्लेडन और सेक्वान ने, और बाद में बहुत सालों बाद जाके सेल थ्योरी में एक पॉइंट और ऐड किया था वर्च्यू ने। जितने भी साइंटिस्ट हैं नाम याद रख लेना, उनकी डिस्कवरी याद रख लेना, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन याद रख लेना, यहां से सवाल आता है। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी, सेल थ्योरी कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 बातें हैं, और असल में उस समय जितनी डिस्कवरी सेल बायो में की गई थी ना, उसको सम अप कर दिया था इन्होंने सेल थ्योरी के अंदर। तो सेल थ्योरी में पहला पॉइंट होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकेंड, सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये बात समझ आ गई थी कि सेल के बिना तो कोई सिंगल फंक्शन हो ही नहीं सकता। एक सेल तो हमें जरूरत है जिंदा रहने के लिए एटलीस्ट। क्लियर? एंड थर्ड पॉइंट, ये वर्च्यू ने ऐड किया था बहुत टाइम बाद, और वो बात ये थी कि जितने भी सेल्स हैं ना, ये सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइव हो रहे हैं। मतलब हर सेल किसी अपने पुराने मदर सेल से ही आ रहा है। तो होता क्या है कि ये जो सेल होती है, ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है और ये बना देती है 2 नए सेल्स। हालांकि हम डिवीजन के बारे में बहुत डिटेल में इसी चैप्टर में आगे करेंगे। 3 बातें हैं, याद रख लेना। नाउ, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल किन चीजों से मिलकर बना है? सेल है क्या? सेल लिविंग स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट है, बट सेल असल में होता कैसा है? तो सेल जो है ना, वो 3 मेजर चीजों से मिलकर बना हुआ है। सेल में आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां होती है न्यूक्लियस, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है साइटोप्लाज्म। इन 3 के कारण ही कोई भी सेल बन पाता है और फंक्शनल हो पाता है। ठीक है, तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। नाउ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ध्यान दे लो। आज की वीडियो में मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस बता दूंगी, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो तुमने पढ़ा बेसिक, सब बेसिक, लेकिन अब ध्यान नहीं हटना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान आना चाहिए आप लोगों का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। कैसे आउटर मोस्ट? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब वो कुछ चीजों को ही इन एंड आउट होने देगी। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर के बाहर एक गार्ड खड़ा रहता है, तो क्या वो घर में हर इंसान को एंटर करने देगा? नहीं। जिसे वो जानता है या जिसको आप अलाउ करते हो, सिर्फ वो अंदर आता है। बाकी हर कोई इंसान तो दुनिया का अंदर आ नहीं सकता हमारे घर में। वैसे ही सेल का गार्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने नहीं देता। इवन वाटर, ग्लूकोज, वो इनको भी रोकता है। अब वो किस बेसिस पे डिसाइड करता है कि सेल को किसकी जरूरत है और किसकी नहीं, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसको यहां तक समझने के बाद ये बात याद कर लेना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल बहुत है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज कर कौन रहा है? अमोएबा। बहुत ही शानदार यूज करता है ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का। अमोएबा शो करता है एंडोसाइटोसिस। अब ये बात तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सबको पता होगी कि अमोएबा की कोई शेप तो होती नहीं है, वो बस कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। ये अमोएबा की आउटर मोस्ट कवरिंग ही तो है ना जो इतनी फ्लेक्सिबल है। यही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सेल का। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। और अब अमोएबा करता क्या है? तो वो करता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो फूड बाहर रखा गया हो या कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, मान लीजिए ये फूड है, तो अमोएबा क्या करेगा? अमोएबा पहले अपने फॉल्स लेग बनाएगा, है ना? उसने ऐसे फॉल्स लेग बनाए और फिर वो इस फूड को एनगल्फ कर लेगा। इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस के अंदर प्रोसेस होता है फूड को या किसी भी एक्सटर्नल मटेरियल को सराउंडिंग से एनगल्फ करने का, खाने का। वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि अमोएबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। सोचो अगर वो रिजिड होता तो क्या अमोएबा ऐसा कर सकता? नहीं। दिस इज व्हाट आई मेंट विद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना होगा आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और फ्लूइड मोज़ेक कंसेप्ट, ये तो मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ये तो इस नए चैप्टर में अब आने वाला है। क्या है फ्लूइड मोज़ेक कंसेप्ट?
कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलके बना हुआ है लिपिड से और प्रोटीन से, ठीक है। ये दोनों मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं, लेकिन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड कंडीशन में होता है। ये मूव कर सकता है और ये मूव करता रहता है ना, इनमें ये जो प्रोटीन्स है और ये जो लिपिड्स है ना, ये ऐसे फ्लो करते रहेंगे, डांस करते रहेंगे। इसीलिए मॉडल आया फ्लूइड मोज़ाइक कंसेप्ट का। मैं बात ये कर रही थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल के टाइम पे मैंने ये भी पूछा आपसे कि सेल को पता कैसे चल रहा है कि क्या चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है, वो किसको रोके और किसको आने दे, ये बात है उसको बता कौन रहा है, और ये चीज डिसाइड कैसे होती है? ये चीज डिसाइड होगी सेल के अंदर प्रेजेंट कंसंट्रेशन से, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब कि किसी सेल के अंदर, मान लीजिए ये आपका सेल है, यहाँ न्यूक्लियस भी बना देते हैं। इस सेल के अंदर ये हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ है ये वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी कंसंट्रेशन समझने के लिए मॉलिक्यूल्स को काउंट कर लेना। कितने मॉलिक्यूल्स हैं अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मॉलिक्यूल्स। और बाहर कितने हैं? बाहर बहुत सारे हैं, 8 से तो ज्यादा है। इसी कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अब सेल के पास पानी अंदर कम है ना बाहर के कंपैरिजन में, तो फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? इस पानी को आने देगा, ठीक है। यही मैं बात करती हूँ ग्लूकोज की, ठीक है। ग्लूकोज आपके लिए सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्लूकोज में अगर मैं बात करूं, अंदर ज्यादा है, बाहर कम है ग्लूकोज, है ना। तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अंदर आने देगा? नहीं। इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल होना। अब फ्यूचर में ना इसमें बहुत डिटेल्स आएंगी कि ग्लूकोज फिर भी चला जाता है, ठीक है। ग्लूकोज वो ऐसा शैतान बच्चा है कि वो धक्का मारेगा और चला जाएगा, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक ऐसा प्रोटीन होगा जो उसकी मदद करेगा कि आजा आजा, छुपके से उसे अंदर लेके चला जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, लेकिन अभी हम इसको यहीं पे पॉज करेंगे। अभी ये समझ लो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन की मदद लेता है। अगर किसी का कंसंट्रेशन उसके सेल में कम है और वो एक सेल के लिए बेनिफिशियल चीज है, तो वो उसको अंदर आने देगा। अगर सेल के अंदर कोई वो टॉक्सिन है, ठीक है, और टॉक्सिन जो है वो सेल के लिए तो अच्छा है नहीं, तो फिर वो उस टॉक्सिन को नहीं आने देगा। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीजों को मेंटेन करता है। अब ये जो मूवमेंट हुआ है ना चीजों का, ये यहाँ से पानी अंदर आ गया, इधर से ग्लूकोज अंदर नहीं आ पा रहा, लेकिन अगर वो अंदर आए, तो ये जो पानी का मूवमेंट है, ग्लूकोज का मूवमेंट है, इस मूवमेंट के प्रोसेस को डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस जैसे टर्म दिए गए हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आपने अभी देखा, अगर मैं मान लेती हूँ कि ये ऑक्सीजन या CO2 है, ठीक है, तो अगर ये CO2 का कंसंट्रेशन है, होगा क्या कि ये बाहर से अंदर नहीं आएगा, सेल CO2 को बाहर रिलीज कर देगी। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन कहता है कि मैं ना हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैस को मूव करता हूं। दिस इज डिफ्यूजन। यही सेम चीज लिक्विड मॉलिक्यूल्स में हो तो उसे आप ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी यहां जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या है? वो है ऑस्मोसिस। क्लियर इतनी बात? ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गैस का मूवमेंट डिफ्यूजन, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ऑस्मोसिस। बस ध्यान रखना कि ऑस्मोसिस खुद एक डिफ्यूजन ही है। एक ट्रिकी सी स्टेटमेंट और समझा देती हूँ जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है एमसीक्यूज में, तो ऑस्मोसिस के बारे में ये चीज ध्यान रख लेना। ये चीज समझना बहुत ध्यान से कि ये सेल था, ठीक है, न्यूक्लियस, तो ये तो तुम्हारा हो गया ग्लूकोज। जितने भी ग्रीन डॉट्स हैं वो क्या हैं? ग्लूकोज हैं। और यू हैव वाटर ऑल्सो इन सेल। सिमिलर सिचुएशन बाहर है, पानी बाहर भी है और ग्लूकोज भी है बाहर। चलो ग्लूकोज को बाहर नहीं करेंगे, पानी बाहर है, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से समझना।
अगर आप अंदर कंपेयर करते हैं, आपको क्या देखना रहता है कि क्या सेल के अंदर 100% वाटर है? हमें वाटर से मतलब होना चाहिए ना ऑस्मोसिस में। तो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि क्या सेल के अंदर, इनसाइड सेल, 100% वाटर है क्या? आंसर इज नो। आप देख सकते हो कि कुछ परसेंट पानी है और कुछ परसेंट ग्लूकोज है। तो मान लेती हूँ कि 60% तो वाटर है, बट 40% तो ग्लूकोज हुआ ना। और अगर मैं सराउंडिंग को देखूं तो बाहर तो 100% वाटर दिख रहा है मुझको। अब मुझे बताओ हाई कंसेंट्रेशन और लो कंसेंट्रेशन कहाँ है पानी की? हाई कंसेंट्रेशन बाहर है, वाटर के कंसेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं, और पानी की कंसेंट्रेशन लो है अंदर। तो हमारा वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? यहां से यहां। लेकिन यही बात अगर मैं सॉल्यूट के टर्म्स में करूं, आप ध्यान रखिएगा जब आप वाटर की बात कर रहे हो तो आप सॉल्वेंट के टर्म्स में बात कर रहे हो। और सॉल्वेंट के टर्म्स में आपने क्या किया कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे आपने पानी को मूव करवा दिया। लेकिन अगर मैं बात ग्लूकोज की करूं तो मैं बात सॉल्यूट की करूंगी ना। और सॉल्यूट की बात अगर हो तो इसका मतलब अगर यहाँ 100% पानी है तो 0% ग्लूकोज था, और यहाँ तो था ग्लूकोज से 40%। यानी ग्लूकोज के कंसेप्ट में, ग्लूकोज के पीओवी से यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन है ग्लूकोज का और वहां हाई कंसेंट्रेशन है, पर पानी तो यहाँ से यहाँ गया है। विच मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से जाता है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में। अगर बात सॉल्यूट की हो जाती है तो ये स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो जाती है। इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है, सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है, इससे इस बात पर असर पड़ेगा। और एमसीक्यू में आपको ऐसी बात पे बिल्कुल कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि पूरे 100% कंसेप्चुअल सिलेबस बन चुका है, तो क्वेश्चन आंसर्स कंसेप्चुअल ही आने वाले हैं। कुछ आसान तो एक्सपेक्ट मत करना, हम आपके दिमाग को पूरा यूज करवाएंगे, इसीलिए इस तरीके की चीजों पर ध्यान देना। अब देखें एनिमेशन एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की देखते हैं जरा शांति से। क्या इतनी देर से आप लोग पढ़ रहे हो, पता तो चले, जरा गौर करना है। ये देख लो आप पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान नहीं देना, पैसिव ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं ध्यान दो, बस ये ध्यान दे लो इनसाइड द सेल और वो आउटसाइड है। दिस इज ग्रीन इज आउटसाइड। जरा स्टार्ट करें हम। देखो, एक तो मैं कह रही थी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक। ये देखो सेलेक्टिवली परमिएबल, जाने दिया उसने, इसको जाने दिया, इसको जाने दिया, यहाँ से ब्लू स्क्वायर्स गए हैं। ये आपको बता रहे हैं कि देखिए इस तरीके से दिखेगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ जी, दिस इज हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लुक्स। ये जितनी भी ये सारी हैं ये लिपिड्स हैं, रेड रेड, वो अभी करेंगे लेबलिंग। ये क्या है सारे, ये लिपिड्स हैं, ठीक है। जरा परफेक्ट। ये जो रेड वाला पोर्शन होता है ये सब लिपिड्स होते हैं, और ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें भी होती हैं, ये लिपिड ही होता है। कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड है। लिपिड है क्या, फैट है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, लिपिड्स फैट ही है। तो कोलेस्ट्रॉल फैट है, स्पेशल नेम है तो इसीलिए मेंशन है, आप टेंशन नहीं लेंगे इस चीज पे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। फॉस्फोलिपिड पे ध्यान दे लो, ये देखो प्रोटीन्स है। ये जो पर्पल आपको दिख रहा है ये भी प्रोटीन है। ये प्रोटीन हेल्प करता है मूवमेंट करवाने के लिए, ठीक है, गेट की तरह बिहेव करेगा ये। और आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करो, क्योंकि मैंने आपको बाय लेयर समझाने की बात कही थी, आप देखो सिर्फ इस सेगमेंट को, तो आप देख रहे हो एक सर्कल ये रहा, एक सेकेंड देखो, ये रहा एक सर्कल, ये रहा एक सर्कल, ये रहे टेल्स। ये असल में एक लिपिड था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया कि दो लिपिड्स इस तरीके से अरेंज करके पूरी एक लेयर बना दी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है।
अब क्योंकि तुम ऑस्मोसिस तो समझ चुके हो, तो अब समझो कि कितने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पॉसिबल हैं। तो आप देखेंगे, ये बुक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से। तो आप देखेंगे कि 3 तरीके के सोल्यूशन पॉसिबल हैं। डायग्राम पे इतना ध्यान मत देना, समझ लो बस अभी को, है ना। तो ये समझ लेते हैं, बीकर है, इस बीकर के अंदर पानी है और सेल है, सेल सेल और ये रही सेल। इस पानी में कुछ नहीं है, ठीक है, और सेल के अंदर ग्लूकोज है। यहां ना सेल वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट डाल रखा है और यहां मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना सेल में और ना ही बीकर में। तो अब होने क्या वाला है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज है पर बाहर तो नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लो से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, समझाया था। यहां से लो से हाई की तरफ अगर मूवमेंट हो तो ये वाटर इसके अंदर आना चाहिए, है ना, और ऐसा ही होगा। पानी इसके अंदर आएगा और ये क्या होगा, ये हो जाएगा स्वेल। अब ये आप अपने घरों में देखते हैं, राजमा, छोले, चने, ये सारी चीजें जब हम पानी में डालते हैं, किशमिश पानी में डालते हैं, तो अगले दिन सुबह उठो तो वो स्वेल हुए हुए दिखते हैं। क्या हुआ था, यही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सोल्यूशन को देखते हैं। अब तो बाहर हाई सोल्यूट है, तो इस अकॉर्डिंग तो पानी बाहर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि बाहर आपको हाई सोल्यूट देखने को मिल रहा है, सॉल्ट ज्यादा है ना बाहर, तो लो टू हाई मूवमेंट होता है हमेशा। सॉल्यूट के टर्म्स में बात कर रही हूं, इसीलिए यहां से पानी बाहर निकलेगा और ये सेल श्रिंक हो जाएगा। क्या होगा, श्रिंक। जबकि अगर मैं यहां देखूं तो यहां तो सेम ही लग रहा है सब कुछ, है ना, अंदर बाहर सेम। तो यहाँ पे जो नेट मूवमेंट होता है ना पानी का, वो 0 हो जाता है, नेट मूवमेंट 0 हो जाता है। और ना तो आपकी सेल श्रिंक करती है ना स्वेल होती है। जिस पानी के अंदर या जिस सॉल्यूशन के अंदर आपका सेल स्वेल हो चुका था, इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, मुझे ये चीज हमेशा ना कंफ्यूज करती थी, तो मैंने स्वेल को हिप्पो से कनेक्ट कर लिया और हिप्पो को हाइपो से कनेक्ट कर रखा है। और अब मैं कभी भी नहीं भूलती, स्वेल को मैंने किससे कनेक्ट किया, हिप्पो से, और हिप्पो को मैंने हाइपो से करके याद रख रखा है। तो जो सोल्यूशन स्वेल करवा रहा है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, जहां पे आपकी सेल श्रिंक हो जाती है वो हाइपरटोनिक है, और जहां पे कुछ नहीं हो रहा है वो आइसोटोनिक है। कैसा सोल्यूशन है, आइसोटोनिक। इस बात का ध्यान रखना कि नेट मूवमेंट मैंने 0 कहा है, मतलब पानी अंदर बाहर दोनों तरफ मूव करेगा, बस दोनों तरफ बराबर लेना देना चल रहा है, इसीलिए नेट मूवमेंट जो है वो 0 हो गया है। क्लियर है? नाउ फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डन एंड नाउ वी आर मूविंग टू वन अनदर टॉपिक। बहुत छोटा सा है, एक बार देख लेते हैं। सेल वॉल। सरप्राइज सरप्राइज, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, तो सेल वॉल असल में रिजिड कवरिंग है, लेकिन ये आपको सिर्फ प्लांट सेल, बैक्टीरियल और फंजाई में देखने को मिलेगी। ये है आउटर कवरिंग, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन के बाद होती है। तो तो मान लेते हैं ये प्लांट सेल है ना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके बाहर एक और लेयर होती है, और ये जो रिजिड सी कवरिंग है ना, ये है सेल वॉल। क्यों, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकते, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर दे दी है, ठीक है। रिजिड है, प्रोटेक्ट करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, बहुत रिजिड है, इतना रिजिड कि अगर इस सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे ना, तो ये श्रिंक होगा, लेकिन सेल वॉल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि अगर मान लेते हैं ये सेल कहाँ है, ये सेल एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो श्रिंक हो रहा था, है ना। लेकिन आप पता है क्या होगा यहाँ पे कुछ ये होने वाला है कि ये रही इसकी सेल वॉल, और इसके ना बाकी के कंटेंट जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, लेकिन सेल वॉल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन जब आप देखेंगे आपको समझ आएगा, वहां लिखा है कंटेंट्स ऑफ प्लांट सेल श्रिंक
अंदर का जितना भी कंटेंट है ना सब श्रिंक हो गया, लेकिन सेल वॉल को फर्क नहीं पड़ता, सेल वॉल इतना रिजिड है। ऐसी किस चीज से बन गया है ये बना है सेल्यूलोज से, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, हाइपरटोनिक पे तो ये प्लाज्मोलाइसिस शो करता है, हाइपो में क्या करता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन को तो ये विदस्टैंड कर लेता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन इसका इतना कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि ना सेल वॉल इतना रिजिड है कि वो अंदर के कंटेंट्स को स्वेल होने ही नहीं देता। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम ज्यादा फूले तो फट ही जाओगे ना, और मुझको तो तुम्हें इसी से बचाना है, तो मैं तो तुम्हें फटने नहीं दूंगा। ये होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। क्लियर है? नाउ न्यूक्लियस, लास्ट टॉपिक। न्यूक्लियस है क्या? अब तब से बना रहे हो, सेल बनाते हो और सेंटर में क्या बना देते हो, न्यूक्लियस। है क्या ये? मैं कहूंगी कि न्यूक्लियस ना ब्रेन है इस सेल का, दिमाग है, वो नहीं है ना तो सेल कुछ है ही नहीं। सच में सारे फंक्शन इसने कर रखे हैं, संभाल रखे हैं, एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल आपके न्यूक्लियस में स्टोर रहता है, तो ये न्यूक्लियस की सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। न्यूक्लियस होता कैसा है दिखने में? तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इन 4 पार्ट से मिलके बना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर्ड कवरिंग शो करता है। न्यूक्लियर कोर, आप देखेंगे कि आपके न्यूक्लियस में ना ऐसे बीच बीच में क्या होते हैं, छेद होते हैं, और उस छेद से ही आना जाना लगा रहता है, तो न्यूक्लियर कोर है। न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड जैसी चीज होगी, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा बॉल है, उसका नाम न्यूक्लियोलस है, उसका नाम न्यूक्लियोलस है, और वो एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। मतलब आपके न्यूक्लियस में तो डबल लेयर की मेम्ब्रेन है ना, क्या न्यूक्लियोलस पे भी कोई मेम्ब्रेन है? नो। फंक्शन क्या है उसका? राइबोसोम्स को बनाना। राइबोसोम्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, तो न्यूक्लियस कुछ ऐसा होता है, आप देख रहे हो ये रहा न्यूक्लियस, मैंने कहा था ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल लेयर्ड है, ये रही और ये रही, ऐसे डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। पोर्स, इस पोर से आना जाना करते रहते हैं, कौन? तो आरएनए, प्रोटीन। अब इनका क्या क्या रोल है ये सब अब आपकी 10th की बायो शुरू हुई है, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा आरएनए वगैरह क्या है अच्छे से, लेकिन आरएनए और प्रोटीन का आना जाना लगा रहता है। ये अंदर देख रहे हो ये ऐसे धागे बिखरे हुए, ये है क्रोमेटीन, अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगी। ये रहा न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉल, न्यूक्लियोलस, यहां बनता है राइबोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म वो लिक्विड है, इसमें ना न्यूक्लियस के सारे सॉल्ट, वाटर, ये सब रहता है, और ये न्यूक्लियर एनवेलप जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसा होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ होती है एक बड़ी सी सेल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट, जेनेटिक मटेरियल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में ही तो स्टोर है ना हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो आपको पता भी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रोमोसोम्स। आपने इतना पढ़ा है 8th में, मुझे याद है कि हमारे ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, which is in total 46 क्रोमोसोम्स, राइट? पर क्रोमोसोम्स हैं क्या? तो क्रोमोसोम्स रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से ना, इसकी इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की, दिस इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर। ठीक है, वो ऐसा भी होता है कई बार, तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम्स, जो आपको सिर्फ तब दिखेंगे, वैसे तो माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगे, लेकिन उसमें भी आपको सिर्फ तब दिखेंगे जब सेल डिवाइड होने वाली है। जैसे ही सेल को डिवाइड होना होता है ना, ये इस टाइप की शेप बना लेते हैं। क्रोमोसोम होता क्या है? तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें वो इंफॉर्मेशन है जो मेरे पेरेंट्स से मुझ में आई है, जिन्हें हम कहते हैं ना कि ये तो जीन्स हैं, ये मेरा करेक्टर है, ये तो जेनेटिक है, ये मुझे मम्मी से मिला है, ये मुझे पापा से मिला है, या मेरी शक्ल तो पापा जैसी लगती है, या फिर मेरी हरकतें मेरी मम्मी जैसी हैं। जो भी हम ऐसी बातें करते हैं, इन्हीं को हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ है? क्रोमोसोम के पास है। और ये क्रोमोसोम कहाँ है? न्यूक्लियस में है। इसीलिए न्यूक्लियस क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना है। प्रोटीन तो छोड़ो, डीएनए, अब क्रोमोसोम से डीएनए पे बढ़ते हैं। तो जो डीएनए होता है उसी में हमारी मेजर इंफॉर्मेशन होती है। अब डीएनए का ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को थोड़ा सा भी बायो में इंटरेस्ट है, उन्होंने बड़े बच्चों से ये चीज सीखी होगी। ये कोई परफेक्ट डायग्राम नहीं है डीएनए का, लेकिन ऐसा कुछ होता है डीएनए, बिल्कुल।
डीएनए में ही इंफॉर्मेशन है। और जीन्स क्या हैं? डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स हैं। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, ना क्रोमोसोम, ना जीन्स, ना डीएनए, ना क्रोमेटीन समझ आएगा। लेकिन पहले डायग्राम दिखा दूं फिर एक बार। ये है, क्या कहना चाहती हूं मैं, ध्यान से समझना। ये है आपका डीएनए, ये पूरा देख रहे हो आप, दिस इज डीएनए, ये पूरा ना। पर डीएनए बहुत बड़ा होता है और डीएनए का हर सेगमेंट फंक्शनल नहीं होता ना। आप मान सकते हो जैसे ये वाला डीएनए का हिस्सा है ना, ये नॉन फंक्शनल है। पॉसिबल है ये चीज, और ऐसा ही होता है। यहाँ का जो डीएनए है ना, हो सकता है वो जंक हो, मतलब उसका कोई काम नहीं है, वो बस बॉडी में पड़ा है। तो क्या आप इन सबको जीन्स कहेंगे? नो, नो। जीन्स क्या है? जीन्स सिर्फ फंक्शनल पार्ट है। पूरे डीएनए का वो हिस्सा जो कुछ काम कर रहा है वही फंक्शनल होता है, और उसी को आप जीन कहते हो। तो डीएनए और डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन जीन। क्लियर है इतना? यही डीएनए जो होता है ना, ये ना इस तरीके की गोल गोल से प्रोटीन्स हैं। इनको याद नहीं करना आपको, बस ये समझो कि ये डीएनए है ना, उस डीएनए एक धागा है और बॉल के ऊपर उस धागे को लपेट रहे हैं हम, और ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बॉल्स पे वो धागे लपेट के वो बन जाते हैं क्रोमेटीन। ठीक है, वो बन जाते हैं कुछ ऐसे। तो ये डीएनए जो है ना, यहाँ पे ऐसे बॉल्स पे लपेटे हुए हैं। और फिर ये क्रोमेटीन जो होता है, ये तो इस तरीके से उलझा हुआ है, लेकिन सेल को अब डिवाइड होना था। और तो सेल ने कहा कि इस तरीके से उलझे रहोगे तो मैं डिवाइड कैसे कर पाऊंगा, कुछ अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा, तो तुम ना पहले अरेंज हो जाओ। तो ये क्रोमेटीन्स जो होते हैं, ये क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं। फिर सेल डिवाइड करता है और उसके बाद क्रोमेटीन फिर से अपनी दुनिया में बिखरा हुआ। क्रोमेटीन और क्रोमोसोम के लिए जो मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो ये रहता है कि क्रोमेटीन जो है ना, वो है बनने के बाद जो मैगी होती है। मैगी बनने के बाद कैसी होती है? सब उलझ गया, दैट इज क्रोमेटीन। लेकिन उससे पहले जब वो पैक में होती है तो वो कैसी होती है? सुलझी हुई, अरेंज्ड, वो है क्रोमोसोम। ठीक है, अब एक बार पढ़ लें क्या है। तो क्रोमेटीन जो है वो एंटेंगल्ड मास है, उलझा हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सेल में तब मिलेगा जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता, पर जैसे ही सेल डिवाइड करने वाली है, क्रोमेटीन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप वीडियो समझ में आ गई हैं, और जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप देख रहे हो और आपको समझ भी आ गया है तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय।